नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी। 2-3 विषयों पर आज बात करेंगे। लोग बड़ा अधीर होकर के पूछ रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं? अटकलें ये भी चल रही हैं कि इसी सत्र में जो 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, एफसीआरए बिल की शक्ल में आ सकता है और इसको लेकर के पूरे इकोसिस्टम में, इंडी गठबंधन में, यहाँ से लेकर के अमेरिका तक में एक हड़कंप की स्थिति है। अब लोग तो चुहलबाजी करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ट्यूशन लेने गए हों। वो अक्सर इस तरह के संसद सत्र से पहले बाहर जाते हैं और अघोषित कार्यक्रम के तहत जाते हैं। उनकी पार्टी को, उनके मीडिया डिपार्टमेंट को पता नहीं लगता है कि कहाँ है वो जवाब भी नहीं दे पाते हैं। दूसरा विषय है, अखिलेश यादव ने मंदिर दान चोरी के मामले को जिस तरीके से तूल दिया है, इससे इनको फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि लोगों को मौका मिल गया है। इनके पिताजी की पुरानी वीडियो ला करके सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। इनके चाचा रामगोपाल यादव की भी एक वीडियो डाली गई, जिसमें वो बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि गुंबद पर चढ़ तो गए, लेकिन हमने उतरने नहीं दिया। उतर नहीं पाए वो लोग। और अखिलेश यादव का एक नया ही बयान इस समय सुर्खियों में है। उनका कहने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग एक अलग नजरिए से ही चीजों को देखते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल जो मौजूदा वहाँ की व्यवस्था है वो ही नहीं, पूरा ढांचा ही बदल देने की जरूरत है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या फिर से मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि इसको खत्म करके फिर से बाबरी मस्जिद यहाँ ऐड कर देनी चाहिए। तीसरा विषय ममता बनर्जी का है। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी इसलिए बौखलाई हुई हैं, अब अपने कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने इसलिए हाथ उठा दिया क्योंकि अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, अपनी पराजय को पचा नहीं पा रही हैं। और यही बीमारी के तो शिकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और 10 जनपद परिवार है। वो 2014 को तो समझ गए थे कि भाई चलो 2019 में फिर हमारी वापसी हो जाएगी, लेकिन तब तो और भी बड़ी जीत हो गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। 353 सीटें एनडीए को मिल गई थी और 2024 में यानी तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बन गए। तो राहुल गांधी और उनका परिवार पचा नहीं पा रहा है। और कार्यक्रम के आखिर में आरफा बीवी का एक नया वीडियो आया है ईरान से, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सीधे जोड़ लेते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी को। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो साहब, 1 महीना पहले संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब तक ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी राहुल गांधी की। उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे कि उनकी 54 विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। राहुल गांधी की जो सैलरी है एज एमपी, वो तो 10-12 करोड़ होगी, 15 करोड़ होगी। तो बाकी का जो 45 करोड़ है वो कहां से आया है? तो इनकी यात्राओं को प्रायोजित कौन करता है? चलिए उनका सवाल तो उनके साथ छोड़ते हैं। लेकिन हर संसद सत्र से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है और लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि कोई नई टूल किट लेकर के लौटेंगे क्या?
सर, नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल ये बात हमेशा बड़ा आश्चर्यजनक होती है कि वो बहुत ही अपने आप को बहुत जब वो प्रैक्टिकल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, जो पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जरूरत होती है, अनप्रिडिक्टेबल मूव चलने हैं ताकि विपक्ष, वो जो आपका विरोधी पक्ष है, वो आपको समझ ना पाए। और विपक्षियों को तो हर बार ये कोशिश करनी होती है जब वो उनके सामने हो, जब उनके सामने नरेंद्र मोदी जैसा एक पॉलिटिशियंस हो, तो ये तो बड़ी चीज है। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है राहुल गांधी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ विदेशों में जाके बैठ जाना से लगाते हैं। उनको लगता है कि चलिए विदेश में चले गए तो उसके बाद बैठ के जाएंगे, और ये कोई भी आदमी उनके बारे में सही नहीं बताता, ना उनकी पार्टी बताती, ना उनका जो सचिव हैं, ये जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी टीम है, वो भी नहीं बताते। वो कई दिनों बाद फिर वीडियो डालती, उसको लगता है कि जैसे छुप के मैं कूलियों से मिल लूंगा तो ये बहुत बड़ा चेंज कर देगा, मैं छुप के कहीं बैठ के रोटी खा लूंगा तो इससे बहुत जनता आकृष्ट हो जाएगी। अरे आप विपक्ष के नेता हैं, आपके ऊपर अगर सवाल उठ चुका है, आप ये समझिए कि अगर आपके ऊपर सवाल उठ गया तो फिर आपको तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, आपको और जनता की निगाहों में रहना चाहिए कि ठीक है भाई, मैं ये करता हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं यहां नहीं जा रहा हूं। क्योंकि आप कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑपरेशन करने जा रहे किसी देश के खिलाफ। आप तो भाई पॉलिटिशियंस हैं और पूरी तरह से विपक्ष के नेता हैं, हर समय आप जो है उसमें रहने चाहिए। अब जब भी उन पे सवाल आता है, वो ऐसे समय पे हमेशा विदेशी, ये कहा जाता है कि विदेशी दौरों पर होते हैं। मैं अभी भी कह रहा कि हमको मालूम नहीं कि उनका अभी का दौरा कहाँ है, कोई नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कि ये बस वो उनके ट्वीट चलते रहते हैं कि साहब ये फला जगह मणिपुर ये इतने दिन से चल रहा है, सैडेंड बाई पासिंग रिमूव डॉक्टर विजय मेहता जी, सबके लिए वो ये करते रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते ये वो हैं कहाँ। ये मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि उनके अंदर ये इतना ज्यादा, उनके अपने ट्विटर हैंडल पे जाइए आप तो और चौंक जाएंगे कि उनके ट्विटर हैंडल पर बस ये टुकड़े रहते हैं, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर कहाँ है। भाई 28.5 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप उनको कुछ बताएंगे नहीं है। बस अभी भी मैं देख रहा हूं तो मैंने उनका ट्विटर हैंडल पूरा चेक किया, किसी को हैप्पी बर्थडे कह रहे, किसी को नीट की परीक्षा भाई एक दिन पहले। और अब ऐसे समय में लोग अगर इस तरह की अटकलें लगाते हैं तो मुझे तो लगता नहीं कि राजनीति में कोई ये गलत होगा, क्योंकि राजनीति में तो मैसेज ही पकड़े जाते हैं। अगर आप चुनाव से ठीक पहले गायब, विधान लोकसभा से पहले, मतलब सत्र कन्वीन होना है उससे पहले आप जा रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा अजीब सी बात है। इसके अलावा धीरेन जी, इस समय पंजाब में इनके संगठन में जूतम बाजार की नौबत है, हरियाणा में मतभेद की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी कह सकते हैं कि मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझाएंगे। लेकिन क्या ये बात कोई मानने को तैयार होगा कि अध्यक्ष से ऊपर वो नहीं है? मेरे विचार से इस बात को तो राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं मान सकता, क्योंकि राहुल गांधी मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी मानते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, राहुल गांधी मानते हैं कि वो इस देश में बदलाव की आंधी लाएंगे, राहुल गांधी मानते हैं कि वो नए गांधी हैं। ये सब चीजें वही मानते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं मानते। भाई इतनी बार बयान आ चुके मल्लिकार्जुन खड़गे के, इससे बड़ा क्या सबूत होगा जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं। हमने देखा है, कितनी बार देखा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही कहते हैं कि हाईकमान इसको देखेगा, वो खुद ही कह देते हैं, तो उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। दरअसल राहुल गांधी को मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि वो क्या राजनीति को वाकई इतना सिंसियर लेते। नहीं, उनके जितने गालीबाज उनके लोग हैं, मैंने देखा नहीं कि कभी कांग्रेस जैसी पार्टी में इस तरह के लोग उस पर मौजूद रहे हों। अगर मैं ये कहूं कि प्रवक्ता की मंडलियों में इस तरह के, ठीक है सब जगह से गिरावट आ रही है, बल्कि माँ बहन की गालियां अब अगर आप स्क्रीन पे कह रहे हो और कह रहे हो काटो मत, एडिट मत करो, तो इसका मतलब वो जनता को ये समझते हैं कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये वाकई इतने डिवेसिव एटमॉस्फेयर में है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो उतने उनके लोग हैं, उनके लिए रोज माँ बहन की गालियां देने पे उतर आए, सड़कों पे उतर के कपड़े फाड़ने पे आगे, आरोपों पे झूठे आरोप, पवन खेड़ा जैसे जो उनका मन करे कागज बना लें, जो भी मन करे।
लेकिन अब ये जो है उनको इनके पे रहम खाना चाहिए, बाकी पर नहीं, इन पर रहम खाना चाहिए कि यार कम से कम आप एक डिसेसिव लीडरशिप तो लो। ये नाटक क्यों कर रहे हो? मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, फला बना दिया। आप खुद तो तय करते हो सारे डिसीजंस, तो आप लो उसको। इसको पीठ पर क्यों, मतलब आपने एक शौक में, याद होगा जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था, वो किया गया था, तो इन्होंने शौक में, और उसके बाद जब चुनाव बुरी तरह हारे 19 में तो इस्तीफे दे दिए, 2024 में हारे थे, तब क्यों गायब हुए भाई आप? तब भी आप कुछ करते, पार्टी से धन्यवाद दे देते। तो वो मतलब ये अनमैचेबल है, मैं ये कहूंगा उसको। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। अखिलेश यादव का एक वक्तव्य सुन लेते हैं साहब। सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। जी दोबारा सुन लेते हैं। जो नया सीईओ तैनात किया जाएगा तो इसको किस तरीके से देखेंगे? सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। पूरा ढांचा बदलना चाहिए। अब तरह तरह के कयास लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आपका एक लूज बयान अगर आ जाए जिसका कोई सीधा मतलब ना निकालता हो तो फिर लोग टेढ़ा ही निकालते हैं। उनका कहने का मतलब क्या था आपके हिसाब से? भाई इतने बयान से तो मैं समझ नहीं पाया, मुझे लग रहा है वो खुद ही को समझा रहे होंगे वो कहना क्या चाहते हैं, कि ढांचा नहीं, साचा नहीं, ढांचा बदलो, ये क्या बदलना चाहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा। उनसे सवाल पूछा गया उसके बारे में, अयोध्या धाम के बारे में, और वो कह रहे कि नहीं साचा नहीं, ढांचा बदलो। साचा उसको कहा जाता है जो जिसमें डाल के जिसमें आप नई चीजें बनाते हो, और अगर ढांचा उसको कहा जाता है जो तैयार किया जाता है भवन। तो दोनों चीजों में समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते थे, और इतनी एम्बिग्यूटी है तो वो आपको दिखती भी है। वो अभी मुक्तेश्वर आनंद के चरणों में बैठ जाते हैं जाके, वो कभी इसके और कभी वो जो है ये कह देते हैं कि हम अयोध्या धाम आज तक दर्शन करने नहीं गए, लेकिन अयोध्या के लिए वो लड़ते जरूर दिखेंगे कि साहब हम लड़ रहे, क्योंकि भगवान राम का नाम चोरी कर रहे, प्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, ये सब उनके उसमें ट्वीट पे दिख रहा है। आजकल वो कहीं मस्जिदों में भी नहीं जा रहे, तो ये कंफ्यूजन तो आपको दिख रहा है। वोटर उनका मुस्लिम है सारा, पूरी ताकत के साथ। भाई माई समीकरण के अलावा उनको ढूंढना पड़ता है कि भाई कहीं कैंडिडेट दो। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने 2 सीटों पर बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से एक पे वो कामयाब हुए थे, अयोध्या वाली पे वो कामयाब हुए। जनरल सीट पे कभी मैंने दलित को लड़ाते हुए नहीं देखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर मेरठ में आप देखिए, मेरठ में जब उन्होंने सरला जाटव को खड़ा किया, किसी को उम्मीद नहीं थी, वो लड़ी, बढ़िया से लड़ी। तो आप अपने जो काम होते हैं उनकी बजाय आप जिस तरह के कंफ्यूजन आपके क्रिएट हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आपके लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक तो आपके सामने योगी जैसा आदमी है जिसके कानून व्यवस्था पर कोई मतलब आप ही की पार्टी की महिलाएं जो है वो भी जानती हैं क्या बोलना है उस कानून व्यवस्था पे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यूपी में एक्सप्रेस वे बन रहे, दूसरा ये कि नया एयरपोर्ट भी चल गया, सब चीजें देखिए, सब चीजें चलती रहती है, लेकिन सर जो आपको दिख रहा होता है, विजिबल हो जाता है, उसी पे चर्चा होती है ना। तो वो चर्चा है योगी की, और एक्टिव भी है। और फिर दूसरा ये है कि वो अपना जो उनका फ्रंट है जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, हिंदू, तो आप देख ही रहे हैं कि वो किसी तरह से कहीं कोई बैकफुट पे तो वो है नहीं। लेकिन आपकी क्लैरिटी नहीं दिख रही, आप क्या कहना चाहते हैं ये नहीं दिख रहा है, तो यही समस्या का समय। योगी का भी एक वीडियो है, मैं प्ले कर ही देता हूं। मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है, इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, ये इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं पिछले 6 वर्ष में, बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है,
प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? बहुत वैलिड सवाल उठाया है योगी आदित्यनाथ ने धीरेन्द्र जी। खामोशी अख्तियार क्यों कर जाते हैं? अभी अजमेर शरीफ में खबर आई 20 लाख का कोई घपला हुआ है, कोई बयान कांग्रेस की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं। जब ये मंदिर का मामला आता है तभी ये हिंदू बनकर के या इस तरह के मामलों में ही बयानबाजी क्यों करते हैं? और जो मैंने पूछा था, इससे इनको फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं एक बात, अभी आपने देखा होगा गाजी सालार मसूद का आया था कि उस पर कितना पैसा वहां उन्होंने चोरी किया यूपी में। वो लगभग 100 करोड़ रुपए का वहां का मैनेजमेंट कमेटी पे इस तरह के आरोप आए कि उनका चढ़ावे का हिसाब नहीं मिल रहा, उस पर उर्स हुआ करता था, बड़ा मेला लगता था और बारातें निकलती थी। आप ये सोचिए, जिस आदमी ने गाजी सालार मसूद हजारों हिंदुओं की हत्याएं, औरतों को दुनिया के बाजारों में बेचना, बच्चियों को, हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को, उनके सुहाग नोचने वाले आदमी के लिए हिंदू 500 बारातें लेके जाते थे। वहां महिलाएं पहुंचती थी, बच्चे। जो आदमी कोख पूछ रहा हो, माफ करना, जो इसने कोख पूछी हो, कोख उजाड़ दी हो, सिंदूर पूछे हो, उसके आप पूछ रहे हो कि ये हमारा सुहाग बचाएगा। ये गजब की कहानियां मैंने देखी है। दूसरा एक और उसी पे हुआ, लेकिन उस पर कहीं जवाब नहीं आया। आपने देखा कहीं सवाल, सबरीमाला पर इतना पैसा चुराया, इतना सोना चोरी हुआ, इतना सारा चीजें चल रही है। पद्मनाभन मंदिर में भी शुरू में जब बहुत उनके रिश्तेदारों पर, उन पर सब पर आरोप लगे थे, तभी वो कोर्ट में आई थे मामले। सब जगह हो रहा, लेकिन वो राम मंदिर को टारगेट कर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो योगी कह रहे उनके मैसेज क्लियर है अपने वोटर्स को, लेकिन अखिलेश अपने वोटर्स को ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? इसीलिए मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा होगा। देखिए, आपका जो वोटर है, आपका जो समर्थक है, उस तक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा नेता कहना क्या चाहता है। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उसका लाइन क्या है। अभी तक आपने देखा होगा, उन्होंने कहा हमने मस्जिद पे चढ़ गया, उतरने नहीं दिया विवादास्पद ढांचे पे हिंदू को, मतलब गोली मार दी। उन्होंने कहा मुलायम सिंह ने, हमने इतना मारा, हमको कोई अफसोस नहीं, हम फिर मारते, अगर ये होता हम 19 नहीं 39 भी मारते, कोई कंफ्यूजन नहीं। और राम गोपाल ने कहा कि हम आगे भी करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आपका ही समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ ये हो गया। भाई, आपको कहना चाहिए, आपको तो पार्टी है, आपकी पार्टी तो इस बात को मानती नहीं। वो मंदिर में आप गए ही नहीं कभी। आपने तो अयोध्या का राजा ही अवधेश प्रसाद को घोषित कर दिया, जबकि पूरे अयोध्या में ये बात ही नहीं कर सकता कोई कहीं भी। कहते राजा राम, हम लोग पूरी दुनिया में कहीं भी, कोई अयोध्या में तो वही बोले जाते हैं ना, अयोध्या में राजा राम, ओरछा तक अयोध्या में राजा राम। आप वहां कह रहे हो कि अयोध्या का राजा है, उसको दिखा रहे हो टोपी पहना के, खिलौने की तरह, जैसे नहीं लाते घर में रख लेते हैं बबुआ सा, उसको दिखाते रहते हैं, वो उसको दिखाते रहते। तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा मुझे नहीं। मेरा मानना है कि आप चाहे जो भी, देखिए, आपने मस्जिद के लिए बयान दिया, उन्होंने गोली चलवाई, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जो कार सेवक गए थे उन पर गोलियां चलाई, उनकी लाशें सरयू में डुबोई गई, पत्थर बांध के डाल दी गई। कितने लोग मरे, कितने नहीं, 19 वैसे ही कहा जाता है रिकॉर्ड में, लेकिन जो लोग वहां थे उनके हिसाब से अगर उनका एग्जिजरेशन भी कम कर दो तो ये संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन चलिए, आपने जितने भी लोग मारे, तो आप उसके बाद मुस्लिम वोटर आपके साथ जुड़ गया, क्योंकि उसको पता है भाई ये हिंदुओं को मार सकते हैं, अगर ये मंदिर की तरफ जाएंगे तो ये मार सकते हैं। और यादव वोट आपका इंटैक्ट रहा, क्योंकि उसने कहा भाई हमारा तो नेता यही है, हमको हिंदू से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो हम यादव हैं, तो हमारा जो नेता है हम उसके साथ खड़े हैं। भाई यही बात हुई ना। तो अगर हम उसकी बात करें, माई समीकरण की बात करें,
तो ऐसे समीकरण के बीच में अगर हम इसको देखें कि क्या ये जो जिस तरह का अब उनका पॉलिटिकल स्टैंड है ये उसको सैचुरेट कर रहा, क्या नहीं कर रहा। अगर ये क्या मुस्लिम वोट को, देखिए मुस्लिम वोट तो यूपी में उसकी मजबूरी है, कांग्रेस अगर इनके साथ पैक्ट कर लेगी तो वो कहीं जाएगा नहीं। मायावती को बहुत पहले ही मुस्लिम वोट छोड़ चुका, उसको मालूम है कि सिर्फ ये हमारे लिए कहीं भी जा सकते हैं, तो वो इनके अलावा अब उसको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये आखिर कहना क्या चाहते हैं, मंदिर मंदिर गा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको नहीं मानता कि उनको कोई फायदा इससे होने जा रहा है। जी, इनके पिताजी का भी बयान सुन लेते हैं। अभी आपने कहा कि वो ज्यादा क्लियर थे, बल्कि पूरी तरह क्लियर थे। मस्जिद गिरने के बाद कितनी जाने गई, बम्बई भी कितनी जाने गई, लेकिन हम पूछा चाहते मस्जिद गिरने के बाद कितनी जाने गई, बम्बई भी कितनी जाने गई, क्या बम्बई में यही रिएक्शन नहीं था? पूरे देश का आंकड़े सरकार के पास है, जो जवाब दे, जो मंत्री चाहे गृह मंत्री दे, कोई दे, बताएं कि मस्जिद की हिफाजत 16 लोगों की जाने गई, लेकिन उसके बाद मस्जिद गिरने पर कितनी देश में जाने गई, लेकिन हम पूछा चाहते। हालांकि इनके इस बयान की भी मीमांसा की जा सकती है। आपने जो कृत्य किया उसकी तो प्रतिक्रिया देश भर में होनी ही थी। आपने अगर वहां गोली चलवाई तो आप ये चाहें कि हिंदुओं में, सनातनियों में किसी तरह का रिएक्शन ही ना हो पूरे देश में, अलग अलग जगह, ये कैसे संभव है? मैं फिर भी यही कह रहा हूं कि उनकी अपनी क्लैरिटी थी, वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे थे। अब जिसको देना है वो दे, जिसको नहीं देना नहीं दे, वो यही कह रहे हैं। भाई पूरे दौर पे उनको पूरा यकीन था कि हिंदू समाज के अंदर बंटवारा उनकी जीत की नींव है, तो वो रख रहे थे। भाई यादव वोट बैंक को उन्होंने इतना कंसोलिडेशन तो किया कि भाई कुछ भी कहिए आप, चाहे गोलियां चली हो चाहे कुछ भी हो, वो वोट उनसे विमुख नहीं हुआ। आप भले ही कुछ भी कहें, बीजेपी वाले कुछ भी मानते रहे, लेकिन मेरा मानना आज भी यही है कि यादव वोट बैंक का जो सबसे बड़ा चंक, मतलब टुकड़ों में कोई आता होगा जिसका बीजेपी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है या वो है, वरना तो यूपी में उनका वोट बैंक क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी को है तो वो मुझे लगता है कि फील्ड में जाता नहीं होगा, या वो उसने कभी पत्रकारिता मतलब इस तरह देखी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो जहां भी गया इतने सालों में मैंने देखा कि वो कहते हैं भाई साहब, मेरे साथ तो कार में कई बार ड्राइवर होता था, मैं पूछता भाई कहने साहब हम तो उन्हीं को देंगे वोट, तो हमारा तो वोट वही है, वो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे अखिलेश जो ये कर रहे हैं उससे उनके वोट बैंक को कंफ्यूजिंग हो रहा है, वो क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, भाई ये कैसे आप कर सकते हो, ये बताइए। बिल्कुल, तो हम लोग तो मस्जिद के खिलाफ खड़े हुए ना भाई, मंदिर के, तो हमको इससे क्या लेने देना। और आप देख लो, चाहे आपको जाके सोशल साइट पे मिल जाएंगे इनके सारे, मैं जो कह रहा हूं तो आपको जाके उस पे मिल जाएगा। अभी आप देखते चले जाइए, बहुत सारे मैं देखता हूँ, वो इनके जो चेले हैं जे की पे की, वो सब लिखते रहते हैं, वो ज्यादा अच्छे से लिखते हैं। ये अब कंफ्यूज कर रहे हैं उनको, ये जो अपने लोग हैं इनके, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं ना भाई, आपका वोट बैंक क्या है उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत फायदा नहीं होगा, हो जाए तो देखिए हम लोगों को मालूम नहीं, हम तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि उनको इससे बहुत फायदा कोई होता हुआ दिख रहा है। जी सर, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में पहुंच गए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी का एक इंटरव्यू है और उसमें उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी हार स्वीकार नहीं कर रही थी। टीएमसी से अलग होने पर और क्या बोले ऋतुव्रत बनर्जी, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। तो हार स्वीकार नहीं कर पा रही, ये बीमारी तो अकेले ममता बनर्जी की थोड़ा है, ये तो गांधी परिवार की भी है, वो भी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और मैं दर्शकों को ये भी दिखा दूं, ममता बनर्जी ने अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया कल, और कई को पीछे से धक्के मारे, उनकी कमर पर भी उन्होंने थप्पड़ जड़े हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या है, आप क्या रीड कर पाए? सर इसमें रीड करने जैसी तो बात इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों ने पुरानी फिल्में देखी हैं, उसमें वो जो है
उसको ये महसूस होता रहता है, मैंने ये देखा है कि एक आदमी को ये महसूस होता है कि वो बादशाह है ना, उसका सारा तख्त चला गया, वो चला गया, लेकिन उसको ये मालूम है कि वो बादशाह है, तो वो उसके दिमाग से हटता ही नहीं। वो नौकर उसको पूरी जिंदगी खाना खिलाता रहता है उस पिक्चर में कि साहब वो है, और उसको उसी कमरे के अंदर है, वो वहीं से आदेश देता रहता है कि हमारा फला राज्य में जो हमारी बात हुई थी उससे क्या हुआ। तो वो बेचारा ला ला के फर्जी लिख के बाहर से लाता रहता है, उसको दिखाता रहता है कि आपकी दी गई शर्तों पे। ममता बनर्जी उसी तरह की उसी स्थिति में जा चुकी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, या नेता है भी नहीं है, क्योंकि ना विधानसभा में है, ना लोकसभा में है, ना राज्यसभा में है। तो आपका एक तो आप चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं रही, दूसरा ये है कि जिस पार्टी की आप अध्यक्ष थी उसके सारे लोग भाग गए, चादर उठा के, सब उठा के, आपके जाजम भी ले गए, आपके चेयर भी ले गए, आपका छाता भी ले गए, सब तो ले गए। लेकिन अब आप नहीं मान रही तो नहीं मान रही। ये तो बहुत सारे लोगों को होता है। आप जानते होंगे ये हालत आजकल कांग्रेस में भी दिख रही है। आपको लिखता है, उनके लोग लिखते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भावी प्रधानमंत्री, हमारे भला। अरे भाई जीतोगे तभी तो बनोगे यार, ये तो कोई है तो इसीलिए आप कुछ भी करते रहिए तो वो सब उसी स्थिति में है सर। चलिए आखिरी वीडियो और इस पर आपकी एक टिप्पणी ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रही हैं दर्शक भी। जी हाँ, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, एक तरह का ये जज्बाती लम्हा था। देखो मैंने कैसे जो पूरा जो ईरानी राष्ट्रवाद है उसकी एक झलक, एक देश जो इतनी बड़ी जंग से उबर रहा है, उस देश के लोगों की तस्वीर यहाँ मैंने देखी और बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को यहाँ संभाल पाना। वो ईरान के राष्ट्रवाद को बहुत करीबी से महसूस कर रही हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रवाद की यहाँ आलोचना करती रहती हैं। ये कैसी पत्रकार हैं कि वहां अगर ये कवरेज करने गई थी तो रोना धोना क्यों शुरू कर दिया इन्होंने, काले लिबास में क्यों है, खातून क्यों बन गई वहां पर जाकर के, इनकी पत्रकारिता कहाँ चली गई। ईरान का राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद है, भारत का राष्ट्रवाद हमेशा आलोचनाओं के केंद्र में रहता है। और इसी तरह का कोई धार्मिक नेता अगर इनकी आइडियोलॉजी में जो फिट ना बैठता हो, उसकी डेथ अगर भारत में हुई होती और यहाँ उनके समर्थक रो रहे होते, तो शायद ये सारे जितने सेकुलर ब्रिगेड के लोग हैं वो उनको निशाने पर लेकर के अब तक पता नहीं कितने वीडियो बना चुके होते। दरअसल सर हमको इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपने जो उसको एजाज दिया है, मतलब इतना इतना बड़ा सम्मान उसको कोई और नहीं दे सकता। आपने उसको पत्रकार कहा, जो मुझे लगता है कि आपने उसको बहुत सम्मान दिया। बेसिकली वो पत्रकार नहीं, वो जिहादी है, और वो इस देश के संविधान में जो संविधान के अधिकार हैं, संविधान के अंदर सुरंगे बना के उसके अंदर बारूद बिछाने का ये काम करते हैं संविधान के आधारित। क्योंकि वो जो महिला कह रही है उसको गौर से सुनने की जरूरत है, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, जिस दिन ईरान का वार शुरू हुआ था और ईरान के वार में जब ईरान की तरफ से काउंटर शुरू हुए, उसके बाद मैंने देखा अचानक जिहाद अपना बाप बदलता है। अभी तक हम लोग जिस हिंदुस्तान में जिस जिहाद को देख रहे हैं, जिस टेररिज्म को देख रहे हैं, क्योंकि मेरा टेररिज्म बेसिक सब्जेक्ट रहा, मेरी कवरेज का भी, मेरी रिपोर्टिंग का भी, जिस टेररिज्म को हम अभी देख रहे हैं, ये टेररिज्म वो टेररिज्म था जो 79 के वहाबिज्म के बाद आया, जो सऊदी सुन्नी कल्ट का था। लेकिन लगातार अमेरिका के सामने समर्पण, ये बात इस्लामिक जिहाद को समझ में नहीं आती। उसको सबसे पहला पासपोर्ट अमेरिका का चाहिए, लेकिन उसको सबसे पहली चीज अमेरिका में शरिया चाहिए। हुआ उल्टा यहां, क्योंकि सऊदी सारे देशों ने जिस तरह समर्पण कर दिया, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हुए, तो जो इस्लामिक जिहाद है उससे नफरत कर, इसीलिए ईरान नया बाप बना है। अगर आप गौर करेंगे, ये उसी दिन से मैंने गौर किया था, और आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे इस देश में भी, दुनिया के हर देश में जो आतंकवाद अब निर्यात होगा
वो ईरानी आईडीए का आतंकवाद होगा। अब उसमें अल्लाह अकबर के साथ या अली भी जुड़ेगा, क्योंकि उसने, उनको लगता है कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, इसलिए वो जो रो रही है वो उसके लिए नहीं रो रही, वो खुशी के मारे रो रही है, क्योंकि आने वाले समय में उसी राष्ट्रवाद से आतंकवाद का निर्यात करेंगे ये लोग। बिल्कुल क्लियर कट है, मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और मुझे लगता है ये अगले 1-2 साल में हमको सबको दिख जाएगा, क्योंकि ईरान बहुत लंबे अरसे से 79 जब सीज टू मक्का हुआ उसके बाद से सऊदी ने उसको संभाला, और सऊदी ने जब ये देखा, सऊदी परिवार को, राज परिवार को, कि उनके खिलाफ लोगों का माइंड सेट है, मुसलमानों का माइंड सेट है, तो उसने उनको प्लेकेट करने के लिए, उनको वो करने के लिए, भाई नॉर्मल करने के लिए उसने पूरी दुनिया में वहाबिज्म का निर्यात किया। यानी जगह जगह पर मस्जिदें, याद होगा अगर आपको 80 के दौर की रिपोर्टिंग अपनी याद होगी, 80-90 के बीच की, तो आपने प्रकाश सिंह डीजी साहब की रिपोर्ट देखी होगी कि ये किनारों पर मस्जिद कहाँ से बन रही है। आपने देखा होगा उसी दौरान, अगर आप लोग जो भी देखना चाहें, तो हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत कुछ, मैं किताब पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, उनको मैं अपने दिमाग पर जोर देने के लिए कह रहा कि 90s और 80s की शुरुआत में हम लोगों ने अलग अलग मोहल्लों में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बड़ी बड़ी मस्जिदों को तामीर होते हुए देखा, और उनके लिए आपने देखा होगा एक बाहर जरा सा वो डब्बा रहता था, उसमें लोग 5 रुपए, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे डालते थे, उससे इतनी बड़ी मस्जिदें तामीर होती नहीं। वहाबिज्म ने आतंक को निर्यात किया, लेकिन अब वो हार गया, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के सामने उन्होंने घुटने टेके, तो आतंक, ये इस्लाम का जिहाद हमेशा एक शत्रु ढूंढता है, नहीं मिलता तो आपस में निपटता है, तो अभी उनको एक नया ढूंढना है, तो वो ईरान नया है। इसीलिए वो जब रो रही है तो वो उसके दुख में, गम में, खुशी और गम दोनों है कि एक नया राष्ट्रवाद कह रही ना पैदा हो रहा, वो दिख रहा है। तो राष्ट्रवाद नहीं, वो खुशी है उसको कि आतंकवाद अब पैदा हो गया। अब ये इस देश में, जो हिंदुस्तान में बहुत दिन से बम नहीं फाड़ पाने में बेचारे नाकाम हुए, दिल्ली वाला फाड़ा, तो उसको उम्मीद अब इनसे होगी, उम्मीद से हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए। लेकिन ये रूप भी इनका दिखाना जरूरी था, किस तरह से फूट फूट करके रो रही हैं आरफा खानम शेरवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उनको भी सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।